हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सीए लतीफ्स एकेडमी। और आज हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिसको हम कह सकते हैं कि आज के टाइम का हॉट केक है। आप न्यूज़ चैनल खोलो, आप एप्लीकेशंस खोलो, आप कहीं भी देखो, आपको बस क्रिप्टो करेंसी ही दिखेगी। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम क्रिप्टो करेंसी के एक एस्पेक्ट के रिलेटेड आज आपके साथ एक सेशन, एक अवेयरनेस सेशन या एक नॉलेज शेयरिंग सेशन आप लोगों के साथ कंडक्ट करेंगे। और इस सेशन में हमारा एजेंडा क्या रहेगा, हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा टैक्सेशन ऑफ गेन या लॉस ऑन सेल या ऑन ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो हमारा ये फोकस रहेगा कि अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 21-22 चल रहा है, तो अभी जो रिटर्न्स फाइल हो रही है वो हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2021 की, यानी पिछले साल में जो इनकम लोगों ने कमाई है, लॉस इनकर किया है। तो अगर आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोई भी गेन या लॉस है क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड, तो जो आपको भी आईटीआर फाइल करनी है अपनी, उससे आप अपने आईटीआर में कैसे शो करेंगे। तो इस चीज को लेके हम आपके साथ एक नॉलेज शेयरिंग सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। और ये सेशन हमने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि जैसे कि आप और मैं, हम दोनों एक लेमैन है टैक्स की लैंग्वेज में। हम इसमें टैक्स मैन टू टैक्स मैन की तरीके से बात नहीं करेंगे। इट इज बिटवीन अ कॉमन पर्सपेक्टिव ऑफ टैक्स, और हम उसी तरीके से बात करेंगे जिस तरीके से कॉमन बंदा, एक आम आदमी टैक्सेशन को समझ सकता है। बिकॉज हम में से कुछ लोग सैलरीड है, हम अपनी सैलरी पे टैक्स पे करते हैं, तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है टैक्सेशन की। सिमिलरली हम में से कुछ लोग बिजनेस करते हैं, हम अपने बिजनेस के इनकम पे टैक्स भरते हैं, तो हमारे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि हम बिजनेस से कमा रहे हैं, उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। सिमिलरली हम ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं कि अगर हमने ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2021, कोई भी गेन या लॉस इनकर किया है, या गेन एक्रू किया है या लॉस इनकर किया है ड्यू टू सेल या परचेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, हम उसे कैसे अपने टैक्स रिटर्न्स में शो करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं सेशन को। तो पहले थोड़ा सा बेसिक बिफोर जंपिंग टू टॉपिक। बेसिक ये है कि आपको पता है इनकम टैक्स में हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज होती है, एक फाइनेंशियल ईयर और एक असेसमेंट ईयर। और फाइनेंशियल ईयर जिसकी अभी रिटर्न फाइल हो रही है वो है फाइनेंशियल ईयर 2021। इसका ये मतलब है कि 1/4 यानी 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक जो भी इनकम आप लोगों ने एक्रू की है, अर्न की है, उस इनकम का अभी आप टैक्स भर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास रिटर्न की पहले डेट थी 30 सितंबर, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करी है अभी 31 दिसंबर तक ड्यू टू कोरोना वायरस, और ड्यू टू एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ इनकम टैक्स का, उस वजह से गवर्नमेंट ने इसकी डेट एक्सटेंड कर दी है। तो अभी जिस टैक्स पीरियड का हम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल ईयर 2021। इसको हम टैक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021। रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर, जो इसका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है वो है 21-22, बिकॉज 21-22 में बैठ के हम 2021 की इनकम को असेस कर रहे हैं, उसको कंप्यूट कर रहे हैं, उस पर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमने टैक्स ऑलरेडी भरे हुए हैं तो ठीक है, तो गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करेंगे। अगर हमने टैक्स नहीं भरे हैं तो हम इसका टैक्स अभी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा ये फोकस रहेगा कि अगर हमने ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021, दैट इज टू से फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 दिसंबर 2021, कोई भी इनकम अर्न की है, कोई भी गेन कमाया है थ्रू सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी, या कोई भी लॉस हमने इनकर किया है, उसकी हम टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अपने करंट रिटर्न में। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे क्रिप्टो करेंसी से कोई बंदा कैसे कमा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, दो तरीके हैं। या तो आप खुद एक क्रिप्टो करेंसी के क्रिएटर है, आपने क्रिप्टो करेंसी क्रिएट की है, आपने एक मिंटेड आपने क्रिप्टेड कॉइन बनाई है। ठीक है, आपने उसकी माइनिंग करी है, और उसके बाद आप उसको यूज कर रहे हैं सेल परचेज के लिए, और उसकी रेलेवेंस है, उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर सेल परचेज। हम में से 99.9% ऐसे भी ज्यादा लोग जो है वो पहली कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो इसलिए हम पहली कैटेगरी को डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ क्रिएटेड या सेल्फ एक्वायर्ड कैपिटल एसेट जो है उसका एक अलग से पोर्शन होता है टैक्सेशन में, बट हम उसको भी डील नहीं कर रहे बिकॉज ये पोर्शन मासेस के लिए रेलिवेंट नहीं है। जनरल पब्लिक के लिए जो पोर्शन रेलिवेंट है वो ये वाला है, बिकॉज हम में से जो 99.9% लोग हैं वो क्रिप्टो से कैसे कमा रहे हैं कि एक क्रिप्टो करेंसी जो ऑलरेडी क्रिप्टेड है, जो माइन होके है, उसको बहुत सारे जो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हमारे पास है, वजीर एक्स, कॉइन स्विच,
कॉइन DCX और भी बहुत बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे आए हुए हैं। तो जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप वहां पे जाके क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, जो डिफरेंट लोगों ने क्रिप्टो बनाए हुए हैं। क्रिप्टो में एक और चीज भी हमें ये भी नहीं पता बहुत सारी करेंसीज के बारे में कि वो करेंसीज का एक्चुअल क्रिएटर कौन है, वो कहाँ से आई, ओरिजिनेट कहाँ से हुई, हमें ये भी नहीं पता। लेकिन हमारे लिए क्या रिलेवेंट है कि हम एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके उसको बाय करते हैं, उसको सेल करते हैं, तो उसमें हम अपना प्रॉफिट कमाते हैं या लॉस इनकर करते हैं। तो वो चीज हम एड्रेस करेंगे कि अगर हमने सेल या परचेज के जरिए कोई भी इनकम कमाई है या कोई भी लॉस हमें हुआ है, तो हम उसको कैसे अपने ITR में, अपने टैक्स रिटर्न में शो करेंगे। तो हमारा जो फोकस रहेगा इस वाले पार्ट पे होगा, और आगे जो हम बातें करेंगे दैट इज रेलेवेंट टू सेल एंड परचेज टू क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको बताई कि 99.9% लोग जो है उनके लिए यही वाला पोर्शन रेलेवेंट है। ठीक है, अब एक बहुत ही बेसिक सी चीज आपके साथ शेयर करनी है। आप में से जिन लोगों ने डायरेक्ट टैक्सेशन का बेसिक हमारे साथ पढ़ा है, इस चैनल पे पढ़ा है, उनको इस चीज के बारे में नॉलेज होगी कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में, इंडिया में जो इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें अगर कोई भी इनकम को टैक्स करना है तो आपको इन 5 में से किसी हेड में क्लासिफाई करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि इन 5 में से वो किस हेड में जाती है। तो इन हेड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, उसके बेसिस पे आप ये अपनी जगह जज कर लीजिए कि क्या इसमें क्रिप्टो करेंसी इनकम जाएगी या नहीं जाएगी। पहली हमारे पास सैलरी है, यानी आप किसी एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब करते हैं, आप किसी एम्प्लॉयर के यहाँ सर्विस अपनी देते हैं और उसके बदले वो आपको फिक्स्ड रेम्यूनरेशन ईयर के या मंथ के एंड पे मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जिसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में जॉब बोलते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। और अगर आपको इस रिलेशनशिप से कोई भी पैसा, कोई भी इनकम आ रही है तो उसको हम इनकम अंडर द हेड सैलरी का पार्ट मानते हैं। तो बहुत बेसिक सा यहाँ पे लॉजिक है कि सैलरी में क्रिप्टो करेंसी इनकम फॉल नहीं होगी, तो ये हेड मेरे लिए इरेलेवेंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते। अगर आपके पास कोई शॉप है, आपके पास कोई मकान है और आपने उसको रेंट आउट किया, आपने उसको किराए पे चढ़ाया और उससे आपको रेंटल इनकम आती है, तो उसको हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स करते हैं इनकम टैक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी क्लियर हो गई कि हाउस प्रॉपर्टी में क्रिप्टो करेंसी की इनकम फॉल नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ पे आपकी वही इनकम आती है जो आपकी रेंटल इनकम है। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी चीज का, कोई कमोडिटी का बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से आपको कोई इनकम गेन या लॉस हो रहा है, तो उसको आपको बिजनेस या प्रोफेशन में दिखाना होगा इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपका ये बिजनेस है तो बिजनेस, और अगर आप लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप डॉक्टर है, आप आर्किटेक्ट है, तो आपका ये प्रोफेशन बनेगा। बिजनेस में भी आपके पास 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, एक नॉर्मल बिजनेस और एक स्पेकुलेटिव बिजनेस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे आगे। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है कि क्रिप्टो वाला मेरा यहाँ पे आ सकता है। मैं इसको टिक नहीं करूंगा, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ कि इस हेड को हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या यहाँ पे मुझे इनकम दिखानी पड़ेगी। तो इस चीज को मैंने इसलिए यहाँ पे मार्क किया है, अभी इसको मैं एलिमिनेट नहीं कर रहा। दूसरा एक हेड मेरे पास होता है कैपिटल गेन्स का, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। कैपिटल गेन्स का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास कोई कैपिटल एसेट है, जिसको हम समझेंगे क्या होता है। मेरे पास कोई कैपिटल एसेट है, लाइक मेरे पास एक मकान है, ठीक है, मेरे पास एक लैंड है, मेरे पास कुछ गोल्ड है, मैंने उसको सस्ता खरीदा और कुछ टाइम के बाद महंगा बेचा, या मैंने उसको महंगा खरीदा सस्ता बेचा, तो इसमें मुझे लॉस या गेन हो सकता है। तो इनकम टैक्स में एक हेड ऐसा बना है जहां पे इस इनकम को टैक्स किया जाता है। सपोज आपने 2018 में, 2017 में, 16 में एक मकान खरीदा से 40 लाख का, और 2021 में यानी इस फाइनेंशियल ईयर में जिसकी हम बात करें, आपने इसको बेचा 80 लाख का, तो यहाँ पे आपको 40 लाख का गेन हो गया। तो ये गेन जो है, ये इनकम टैक्स में हमारे पास कौन से हेड में जाता है, हमारे पास जाता है ये कैपिटल गेन वाले हेड में, जहां पे आपने कोई कैपिटल एसेट जो है उसको सस्ता खरीदा महंगा बेचा, या महंगा खरीदा सस्ता बेचा, तो इसका गेन या लॉस आपने कैपिटल गेन वाले हेड में कंसिडर करना होता है, सब्जेक्ट टू वो जो मैंने खरीदा बेचा है वो कैपिटल एसेट हो। इस चीज को भी मैंने मार्क किया है, मैं उसको आगे एनालाइज करूंगा कि क्या मेरी ये इनकम जो है इस हेड में जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ मेरे पास 2 तरीके होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इसको हम आगे समझेंगे, क्योंकि पहले हमें ये एनालाइज करना है कि हमारा ये जो इनकम है वो किधर जाएगी। उसके बाद उसमें जो इसमें जो सब टाइप्स है, नॉर्मल, स्पेकुलेटिव, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वो हम बाद में समझेंगे। इनकम टैक्स में मेरे पास एक मिसलिनियस हेड भी है इंडियन इनकम टैक्स में, कि जो इनकम ना आपकी सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना बिजनेस प्रोफेशन है, ना कैपिटल गेन है, उसको आपको ले जानी पड़ेगी अदर सोर्सेज में। उसके मेरे पास एग्जांपल्स क्या है, डिविडेंड,
इंटरेस्ट और भी और तरीके की ऐसी इनकम जो मेरे पास चार में से कोई भी हेड में फॉल नहीं करती। तो अब मेरे पास जो नट शेल में जो मेरे पास एनालिसिस बचा है वो ये बचा है कि मुझे ये देखना है कि मेरी ये इनकम बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी, अगर जाएगी फिर नॉर्मल है या स्पेकुलेटिव है, मेरी ये इनकम कैपिटल गेन्स में जाएगी, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, या मेरी ये इनकम अदर सोर्सेज में जाएगी। तो मुझे ये तीन हेड्स को प्रॉपर्ली एनालाइज करके अपने पास ये समझना होगा कि मैं इसको कहाँ पे दिखा सकता हूँ, और जहां पे भी दिखाऊं मुझे ये देखना क्या मेरे लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आने से पहले, हम इधर आने से पहले, क्या इन तीनों में से मुझे कहाँ पे ये दिखाना पड़ेगा, इधर आने से पहले मुझे पहले ये समझना होगा कि जब भी कोई बंदा, जब भी कोई आदमी पैसा लेके फाइनेंशियल मार्केट में आता है, ठीक है, तो उसके तीन टाइप्स होती है। तो वो तीन टाइप्स आपके सामने है, या तो वो इन्वेस्टर है, या वो ट्रेडर है, या वो स्पेकुलेटर है। इस डिस्टिंक्शन को समझना बहुत जरूरी है, और ये डिस्टिंक्शन जो है दैट इज बेस्ड ऑन इंटेंशन। ठीक है, आमतौर पे एक मिसकंसेप्शन ये है कि इन्वेस्टर, ट्रेडर और स्पेकुलेटर का जो लिंक है, इसका जो ताल्लुक है वो पीरियोडिसिटी के साथ है। यानी अगर एक बंदा लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में है तो इन्वेस्टर है, अगर एक बंदा शॉर्ट टर्म के लिए है तो वो ट्रेडर है, और अगर एक बंदा बिल्कुल ही स्पेकुलेट कर रहा है मार्केट के मूवमेंट्स विदाउट एनी नॉलेज, वो स्पेकुलेटर। जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल बात जो है, इन तीनों का जो लिंकेज है वो है इंटेंशन के साथ, न कि पीरियोडिसिटी के साथ। ठीक है, इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी एक बंदा मार्केट में पैसे लेके आता है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, डेरिवेटिव मार्केट हो, कोई भी मार्केट, ठीक है, तो सबसे पहले उसका इंटेंशन देखना है। फॉर एग्जाम्पल है ये, टाटा का कोई शेयर आप ले लीजिए। टाटा का शेयर की मूवमेंट जो है वो ऐसे है। ठीक है, जब एक इन्वेस्टर इस टाटा शेयर में इन्वेस्ट करेगा, जब एक इन्वेस्टर आएगा, तो उसका माइंडसेट क्या होता है? उसका माइंडसेट ये है कि ये कंपनी जो है ये ग्रो कर रही है, ये कंपनी ग्रोथ वाले पार्ट पे है। तो अगर मैं इस ग्रोथ का पार्ट बनूंगा तो डेफिनेटली जब कंपनी ग्रो करेगी तो अपने साथ वो सारे स्टेक होल्डर्स को ग्रो करेगी। तो इस बंदे का कंसर्न जो होता है वो ग्रोथ होता है, वो वैल्यू होता है। यानी ये कंपनी वैल्यू क्रिएट करेगी और मैं ऑटोमेटिकली उस वैल्यू का हिस्सा बनूंगा। तो यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग किसके साथ होती है? प्रोडक्ट के साथ, चाहे वो शेयर हो, कमोडिटी हो, कुछ भी हो। यहाँ पे आपकी जो बॉन्डिंग है, आपका जो फोकल पॉइंट है वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो आप ये फील करते हैं कि ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा जाएगा, जब ये अच्छा जाएगा इसके साथ मैं भी ग्रो करूंगा। तो आप जो है प्रोडक्ट की वैल्यू में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि प्राइस में। आप वैल्यू में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि प्राइस में। आपका इंटेंशन होता है वैल्यू क्रिएशन का। ठीक है, वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है, मार्केट में कोई डिसीजन फुल प्रूफ नहीं होता, गलत भी हो सकता है, लेकिन आपका इंटेंशन जो है वो वैल्यू क्रिएशन का है। आपका जो पीछे जो आपका मकसद है मार्केट में आने का, वो है कि मैं इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ रहा हूँ, मैं इस प्रोडक्ट के साथ अपने आप को एसोसिएट कर पा रहा हूँ। या फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई बिजनेस करता तो मैं यही बिजनेस करता बिकॉज ये बिजनेस मॉडल मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये इन्वेस्टर माइंडसेट होता है। ट्रेडर माइंडसेट क्या होता है? ट्रेडर माइंडसेट ये होता है कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है मेरे लिए कोई रेलेवेंट नहीं है, मेरे लिए जो रेलेवेंट है वो है प्राइस फ्लक्चुएशन। यानी अगर मुझे लग रहा है कोई भी बेकार सी कंपनी जो कोई भी बिजनेस नहीं कर रही है, बट मुझे लग रहा है कि उसका जो प्राइस फ्लक्चुएट होगा वो 20 से 30 रुपए पे होगा, तो मैं उस कंपनी को 20 रुपए पे खरीद के 30 रुपए पे बेच दूंगा शेयर। तो यहाँ पे हमारी मेंटेलिटी पीछे क्या होती है जो हमें ड्राइव करता है मार्केट में? पहले केस में वैल्यू, दूसरे केस में हमें ड्राइव करता है प्राइस। यानी हम प्राइस देख के मार्केट में आते हैं। तो प्राइस हमारे पास ड्राइविंग फोर्स जहां पे हो, वहां पे हमारी मेंटालिटी ट्रेडर की मेंटालिटी की है। ये मैटर नहीं करता आप शेयर 20 साल रखे, 30 साल रखे, 2 साल रखे, वो मैटर नहीं करता। अगर आप कंपनी के प्राइस में इंटरेस्टेड है तो आप तब भी ट्रेडर है, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपकी पीरियोडिसिटी होल्डिंग की कितनी है। क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है आपका इस प्रोडक्ट में आने का, इस प्रोडक्ट में आने का, वो प्राइस है, वो वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जब प्राइस आपका ड्राइविंग फोर्स होता है किसी भी मार्केट में, तो आप होते हैं ट्रेडर। ठीक है, और ट्रेडर की एक और क्वालिटी होती है, ट्रेडर दोनों साइड कमाने की कोशिश करता है।
दैट मीन्स ट्रेडर के लिए जैसे मार्केट अप होना एक अपॉर्चुनिटी है, मार्केट डाउन होना भी एक अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज जो मार्केट अप में वो क्या करेगा, सस्ता बेचेगा महंगा, सस्ता खरीदेगा और महंगा बेचेगा। वो डाउन मार्केट में वो उल्टा करेगा, महंगी खरीदी हुई चीज जो थी उसको महंगा बेच देगा, जब उसको ये इंटेंशन, जब उसको ये अपनी जगह लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा। बिकॉज उसके लिए रेलिवेंट प्राइस है, वो प्राइस से खेल रहा है, उसके लिए कंपनी की वैल्यू, कंपनी की ग्रोथ, उसमें कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये आपको समझना है कि जब मार्केट में एक बंदा आता है वो किस मेंटेलिटी से आता है। तो मेंटेलिटी डिसाइड करेगी कि आप इन्वेस्टर है ट्रेडर, ना कि आपकी पीरियोडिसिटी ऑफ होल्डिंग। ठीक है। और एक लास्ट कैटेगरी जो है, जो मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे आते मार्केट में, वो कहते चलो अपनी किस्मत आजमाएंगे, सब आजमा रहे हम भी आजमाएंगे। उनको ना प्राइस के बारे में कोई आइडिया होता है, ना उनको एंट्री का कोई आइडिया होता है, ना उनको एग्जिट का कोई आइडिया होता है। वो मार्केट में जस्ट आके पैसा लगाते, एक चांस लेते हैं, एक लक अपना आजमाते हैं, अपना लक टेस्ट करते हैं। उसके बाद जैसा रिजल्ट रहता है वो उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं। और इस कैटेगरी को बोलते हैं स्पेकुलेटर। कहीं से सुन लिया कि ये हो रहा है तो आपने ये कर दिया, तो आप बिल्कुल स्पेकुलेट कर रहे, एक अंदाजा लगा रहे हैं। तो आपको ना प्राइस में कोई इंटरेस्ट है, ना वैल्यू में कोई इंटरेस्ट है। ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन है बेस्ड अपॉन द मेंटेलिटी, बेस्ड अपॉन द मेंटेलिटी। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, बिकॉज ये हमें फाइनली हेल्प करेगा ये डिटरमाइन करने में कि हम अपने जो इनकम है उसको कहां पे ले जाएंगे। ये इंटेंशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस चीज को आपने समझना है कि कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में, चाहे वो क्रिप्टो का हो, शेयर्स का हो, डेरिवेटिव्स का हो, आपके पास 3 टाइप के मेंटेलिटीज होते हैं। इन्वेस्टर मेंटेलिटी, ट्रेडर मेंटेलिटी, स्पेकुलेटर मेंटेलिटी। इन्वेस्टर मेंटेलिटी, जब आप एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की वैल्यू में इंटरेस्टेड है, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू एडिशन में इंटरेस्टेड है। जैसे जिन लोगों ने बिटकॉइन जैसे बनाई, वो इंटरेस्टेड थे बिटकॉइन की वैल्यू में। ठीक है। और अभी जो लोग खरीद रहे हैं बिटकॉइन को, वो इंटरेस्टेड है उसकी प्राइस में, बिकॉज प्राइस बढ़ रहा है और बढ़ती प्राइस में जा रहे। बिटकॉइन की जगह कोई और कॉइन बढ़ेगी, उसमें डाल देंगे पैसा, बिकॉज वो ट्रेडर है। और स्पेकुलेटर, जिनको ना प्राइस का कोई आइडिया है मार्केट में, ना कोई वैल्यू का आइडिया है, वो जो मर्जी जहां मर्जी पैसा डाल रहे और अपना लक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे ये समझने के लिए कि हम अपनी इनकम कहां पे ले जाएंगे। ठीक है। तो मैंने अपने इनिशियल एनालिसिस में कहा था कि 3 जगह पे हम इस इनकम को ले जा सकते हैं। कैपिटल गेन को हम एक्सप्लोर करेंगे, हम बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगे, हम अदर सोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। तो पहला हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स जो हमारे पास, मैंने आपको बताया, कैपिटल गेन्स एक लेमैन लैंग्वेज में क्या होता है कि आपने कोई एसेट जो है, आप उस एसेट का बिजनेस नहीं कर रहे, आपने कोई एसेट जो है उसको सस्ता खरीदा और कुछ टाइम के बाद महंगा बेच दिया, लाइक जमीन, लाइक आपका मकान। ठीक है। आपने उसको महंगा बेच दिया, या आपने खरीदा महंगा और बेचा सस्ता, तो लॉस या गेन हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट में इस चीज को कैपिटल एसेट के नाम से बताया गया है। ऐसी ऐसी चीजें जिनको हम खरीदते और बेचते हैं अदर देन बिजनेस, इनकम टैक्स एक्ट में इस चीज को कैपिटल एसेट का नाम दिया गया है। और कैपिटल एसेट को इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। अगर आपके पास किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी है, ठीक है, चाहे वो आपके बिजनेस के रिलेटेड है या नहीं है, चाहे वो आपके बिजनेस का पार्ट है या नहीं है, अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो जिसका आप बिजनेस नहीं कर रहे और आप उसको आगे बेच रहे हैं, तो उसका जो गेन और लॉस है उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। स्पेसिफिकली कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया गया है डेफिनेशन से, लाइक अगर आपको स्टॉक है, स्टॉक मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं किसी चीज का, आपको स्टॉक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं गोल्ड का, तो आपके लिए गोल्ड खरीदना बेचना इज अ बिजनेस। लेकिन अगर आप सैलरीड है और आपने गोल्ड खरीदा और बाद में कभी बेच दिया, तो आपके लिए कैपिटल एसेट है। ठीक है। अगर कोई पर्सनल आइटम है, गाड़ी या कोई भी और पर्सनल नेचर की आइटम है, वो आपके पास नहीं आएगी इसमें, ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन है। एग्रीकल्चर लैंड कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ नहीं आएगा, और कुछ बॉन्ड्स है जो इसमें नहीं आएंगे। लेकिन कुछ चीजें स्पेसिफिकली आएंगी, लाइक आपके पास कोई ज्वेलरी है, आपके पास कोई पुराना कलेक्शन है, आपके पास कोई ड्राइंग है, कोई महंगी ड्राइंग, तो ये सब इसमें आते हैं। बट ये हमारा फोकस अभी नहीं रहेगा। हमारा फोकस ये है कि इस डेफिनेशन को पढ़ के हमें ये समझना है क्या क्रिप्टो करेंसी कैपिटल एसेट है या नहीं। ये हमारा फोकस है, क्या क्रिप्टो करेंसी कैपिटल एसेट है या नहीं। इस डेफिनेशन को जब हम प्लेनली पढ़ते हैं, तो हम इस डेफिनेशन से ये डिड्यूस करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी अगर मेरे बिजनेस का स्टॉक नहीं है, तो ये मेरे लिए कैपिटल एसेट है। ठीक है।
तो यहाँ पे डेफिनेशन इसलिए मैंने ऐड की ताकि आप खुद एनालाइज करें। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, अगर मेरे पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी है तो ये मैं कैपिटल एज अ कैपिटल एसेट दिखा सकता हूं, सब्जेक्ट टू अगर ये मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है, अगर मेरा स्टॉक नहीं है। ठीक है, तो पहला एनालिसिस हमने यहाँ पे ये किया कि आप क्रिप्टो करेंसी को एज अ कैपिटल एसेट ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला हमारा इसमें पॉइंट है, इसका आंसर है यस, इफ नॉट स्टॉक इन ट्रेड। अगर मेरा बिजनेस नहीं है, वो हम आगे समझेंगे बिजनेस का बोल सकते हैं, अगर मेरा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का बिजनेस नहीं है तो इस केस में मैं क्रिप्टो करेंसी को कैपिटल एसेट दिखा सकता हूं बाय वे ऑफ कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। ठीक है, पहला पार्ट कवर। अब अगर मैंने इसको कैपिटल एसेट अपने पास मान लिया तो उसके बाद मुझे ये देखना है कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। हमारे पास दो टाइप के कैपिटल गेन्स होते हैं, आपको ये ऑलरेडी पता है कि अगर मेरे पास कोई एसेट 3 साल से ज्यादा तक मैं होल्ड कर रहा हूँ सेल से पहले, ट्रांसफर से पहले, तो वो लॉन्ग टर्म है। और अगर मैं 3 साल से कम होल्ड कर रहा हूँ ट्रांसफर से पहले तो वो शॉर्ट टर्म है। मेरे पास ये इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है। जर्नली अगर मैं किसी एसेट को 3 साल से ज्यादा होल्ड कर रहा हूँ तो वो लॉन्ग टर्म माना जाता है, अगर मैं 3 साल से कम होल्ड कर रहा हूँ तो उसको शॉर्ट टर्म माना जाता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी इनकम टैक्स एक्ट में, लेकिन उसमें हमारी क्रिप्टो करेंसी फॉल नहीं करती बिकॉज एक्ट ने एनवर्सेज नहीं किया था, इसके लिए कोई अलग से प्रोविजंस नहीं है। तो अभी तक जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है उनके बेस पे अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे पास जो होल्डिंग पीरियड में हमारे पास जो एक्सेप्शंस है वो किस चीज के लिए है। अगर पास लिस्टेड शेयर्स है, आपको पता है क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ लिस्टेड शेयर बिकॉज ये हमारे पास किसी भी सिक्योरिटी में लिस्टेड नहीं होते। ठीक है, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म 12 महीने के बाद ही लॉन्ग टर्म माना जाता है। अगर पास कोई प्रॉपर्टी है, लैंड या बिल्डिंग, या आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, उनके लिए 24 महीने के बाद ही लॉन्ग टर्म माना जाता है। बट हमारे लिए ये एक्सेप्शन रिलेवेंट है बिकॉज क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे कहीं भी फॉल नहीं करती। तो हमारे लिए क्या रिलेवेंट है कि अगर हमारे पास जो ट्रांसफर से पहले, सेल से पहले, अगर हमारे पास ये जो क्रिप्टो करेंसी थी ये 3 साल तक थी तो हम इसको लॉन्ग टर्म मानेंगे, और अगर 3 साल से कम तो उसको हम शॉर्ट टर्म मानेंगे। ठीक है, और अगर हमने इसको कैपिटल एसेट मान लिया फिर इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, फिर इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, फिर इसकी टैक्सेबिलिटी एज पर दीज रेट्स होंगी। कौन सी रेट्स, 20% पे जो इसका टैक्स देना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेट कैसे करूंगा, सेल प्रोसीड्स मैंने कितने के सेल किए हैं, ठीक है, मैंने खरीदे कितने के थे, बट सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सेशन का। ठीक है, और मेरे पास जो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है उनको माइनस करूंगा, जो ब्रोकरेज लगेगी, जो मेरे पास और खर्चे लगेंगे, मेकर फीस, टेकर फीस, वो सब मुझे एज अ खर्चा मिल जाएगा। मैंने कितने का बेचा है माइनस कितने का खरीदा है, और माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, तो जो नेट मेरे पास गेन आएगा इस पे मुझे 20% टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स, अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म ट्रीट करता हूं। अब लॉन्ग टर्म में एक चीज यहाँ पे लिखा है इंडेक्स्ड कॉस्ट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि इनकम टैक्स में अगर आप कोई चीज को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरते हैं किसी चीज पे, तो लॉन्ग टर्म में यही माना जाता है कि आपने इस चीज में इन्वेस्ट किया है। तो इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, वो आपकी जो बेस कॉस्ट है उसको बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले एग्जाम्पल ली थी, मैंने अगर 2015 में एक लैंड ली थी 40 लाख की, और 2021 में इसको लैंड बेच रहा हूँ सबको 60 लाख, तो आइडियली हम बोल सकते हैं 20 लाख का गेन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या प्रोविजन है, वो इस 40 लाख को इंडेक्स करते हैं, यानी वो देखते हैं कि अगर 40 लाख उस टाइम पे 40 लाख था, आज कितना होगा, उसके हिसाब से उन्हें इंडेक्सेस दिए होते हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे वो कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि 40 लाख अगर तब 100 रुपीज पे था और आज ये फॉर एग्जाम्पल 115 रुपए पे हो जाएगा, 105 110 रुपए पे हो जाएगा, तो इसकी कॉस्ट बनेगी 44 लाख, तो फिर मुझे नेट इतने का ही गेन माना जाएगा। तो वो क्या करते हैं, इस कॉस्ट को इंडेक्सेशन करते हैं। ठीक है, इंडेक्सेशन कॉन्सेप्ट हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, बट होता क्या है कि ये कॉस्ट हम एज इट इज नहीं लेते लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में इसको हम आज की प्राइस पे ले आते हैं बाय यूजिंग इंडेक्सेस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे इंडेक्सेशन करके उस पर गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अब अगर मैंने ये शॉर्ट टर्म माना, यानी 3 साल से नीचे वाला 3 साल से कम इसको मैंने माना, तो मुझे सिंपली सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस में से जो ब्रोकरेज और दूसरी चीजें वो माइनस करनी है, उसको मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर करना है।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ये होगा कि ये मेरी जो इनकम है उसमें ऐड हो जाएगा। जो मेरी नॉर्मल इनकम है, कोई स्पेसिफिक टैक्स रेट नहीं है उसके लिए, मेरी जो नॉर्मल इनकम है उसमें ये ऐड हो जाएगा और मेरे जो स्लैब्स चल रहे हैं उन स्लैब्स के हिसाब से ये टैक्स हो जाएगा। ठीक है, टैक्स एज पर जो स्लैब मेरे चल रहे हैं। ठीक है, और लॉस के लिए भी सेम चीज है। अगर अब लॉस निकल आया, फॉर एग्जाम्पल मैं तब बहुत महंगा खरीदा था और सस्ता बेचा, तो मेरे लिए लॉस वहां से निकल आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्या मुझे हमेशा ये कैपिटल गेन ही दिखाना है? आंसर इज नो। ठीक है, चूंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके लिए अभी कोई लॉ नहीं है, इसके लिए अभी जो है वो एग्जिस्टिंग लॉ से हम निकाल रहे हैं। हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट का एक पहले एक ये आया था, एक डिसीजन आया था, और उसके बाद उसको बैक करने के लिए सीबीडीटी का सर्कुलर भी आया था, और वो रेलेवेंट था शेयर्स के लिए। उसमें स्पेसिफिक जो लैंग्वेज थी वो शेयर्स के लिए थी। उसमें क्या बोला गया था कि आप कैसे ये पता कर सकते हैं कि एक बंदा जो है वो शेयर्स को एज अ बिजनेस शेयर्स खरीद रहा बेच रहा है, या वो एज अ कैपिटल गेन कैपिटल एसेट को खरीद रहा बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा सैलरीड है और ये बंदा बीच बीच में शेयर मार्केट में भी कुछ इन्वेस्ट करता है, तो कॉमन सेंस बोलता है कि ये बंदा बिजनेस नहीं करता शेयर्स का, ये तो सिंपली क्या कर रहा है, ये तो एज अ कैपिटल एसेट को होल्ड कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास काफी सारी लिटिगेशन हुए थे कि क्या एक बंदा शेयर्स का बिजनेस कर रहा है या इनको एज अ कैपिटल एसेट होल्ड कर रहा है। इस लिटिगेशन को सेटल करने के लिए एक डिटेल्ड सर्कुलर जो है सीबीडीटी ने निकाला, और इस सर्कुलर में सीबीडीटी ने ये कहा कि हम ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, वहां पे वर्ड शेयर्स है, खुद लिखा है, शेयर्स को कब बिजनेस बोलेंगे, तब बोलेंगे जब एसएससी इज इन्वॉल्व इन सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी। जब एक एसएससी, जब एक बंदा, जब एक आदमी सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहा है, इस चीज को समझने की जरूरत है ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, उस सर्कुलर को या उस सर्कुलर का जो स्पिरिट है उसको हम एज इट इज यहाँ पे कॉपी करके, अगर आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी की सेल परचेज का बिजनेस कर रहे हैं, तब आप इसको कैपिटल एसेट ना दिखा के अपना बिजनेस इनकम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको जस्टिफाई क्या करना होगा, सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी। अभी एसटीए कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, और वो पैरामीटर्स क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अब अगर मैं पूरे साल में, देयर इज नो थ्रेशोल्ड बट देयर इज एन इंटेंशन, अगर मैं पूरे साल में से फॉर एग्जांपल 1 या 2 लाख की क्रिप्टो करेंसीज खरीद रहा हूं, तो और मैं साथ में कोई और काम कर रहा हूँ, तो मैं सैलरीड हूँ और मेरी सैलरी है सपोज 10 लाख की, और मैंने पूरे साल में 2 लाख का क्या किया है, क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड किया है, तो क्या मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मेरे लिए जो ये क्रिप्टो करेंसी का सेल परचेज ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी है? आंसर इज नो, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज मेरा जो वॉल्यूम है वो जस्टिफाई इस चीज को नहीं कर पा रहा। तो मैं ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मेरे लिए सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी है। ठीक है, या एक और चीज है, मैंने बहुत सारा वॉल्यूम खरीदा है, सपोज बहुत सारी कॉइन्स अगर आप देखेंगे मार्केट, अगर मार्केट में है प्लेयर, वो 0.0000 रुपीज की है, तो हो सकता है मैंने कोई कॉइन के 1 करोड़ वॉल्यूम उठा लिया, जबकि उसकी वैल्यू अगर मैं कन्वर्ट करूं रुपीज में, तो वैल्यू बन रही है 3,000 रुपए। तो क्या मैं प्योरली वॉल्यूम के बेसिस पे बोल सकता हूँ एसटीए? आंसर इज नो। मेरा वैल्यू और मेरा वॉल्यूम दोनों ये दिखाने चाहिए कि मैं सिग्निफिकेंटली ये काम करते आ रहा हूं, और अगर मैंने ये प्रूव कर दिया बाय वे ऑफ वॉल्यूम, बाय वे ऑफ वैल्यू, ठीक है, तब मैं ये बोल सकता हूं कि ये मेरे लिए बिजनेस है, इट इज माय बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस बनाने से क्या होगा, बिजनेस बनाने से ये होगा कि मैं इसमें अपना नॉर्मल पी&एल बना सकता हूँ, मैं अपना सेल दिखा सकता हूँ, परचेज दिखा सकता हूँ, स्टॉक दिखा सकता हूँ, और मेरे जो भी खर्चे हो रहे हैं, इंटरनेट के खर्चे, जर्नल पढ़ने के खर्चे, पब्लिकेशंस के खर्चे, मैं बुक्स ला रहा हूँ इसको समझने के लिए, मैं वो सारे खर्चे अपने बुक कर सकता हूँ। अगर मैं लैपटॉप लेके आ रहा हूँ, मैं इसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ। अगर मैं इंटरनेट कनेक्शन लगवा रहा हूँ, मैं इसका खर्चा बुक कर सकता हूँ। तो बिजनेस दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी, और वो एसटी आप कब दिखाएंगे, जब आपका वॉल्यूम, आपका वैल्यू, आपका इंटेंशन, और एक और वर्ड है आपकी फ्रीक्वेंसी। मैंने साल में एक बार ट्रेड किया, एक बहुत बड़ा ट्रेड किया मैंने, लेकिन साल में एक बार किया, वो साल में एक बार करना भी जस्टिफाई नहीं करता कि एसटीए है। ऑल्दो वॉल्यूम भी बड़ा है, वैल्यू भी बड़ा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जस्टिफाई बिजनेस नहीं कर रही है। बिजनेस ऐसे नहीं होता कि आपने जून में एक बार शेयर खरीद लिया और पूरे साल में आपने कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब ये चारों चीजें, अगर आप इन चारों चीजों के बेसिस पे प्रूव कर सकते हैं, या आपने प्रूव करना है कि मेरे पास सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी है इसमें,
तो आप इसको एज अ बिजनेस इनकम ट्रीट कर सकते हैं। आप प्रॉपरली इसका प्रॉफिट एंड लॉस बना के अपने सारे खर्चे, परचेज के खर्चे और भी सारे इंसिडेंटल खर्चे बुक करके नेट जो इनकम आपकी बन रही है उसको ऑफर टू टैक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा एस्पेक्ट, अगर आप इसको एज अ बिजनेस ले जाना चाहते हैं। अब जब बिजनेस में आ गया तो उसके बाद एक और पॉइंट रेज होगा, बिजनेस में कौन सा, नॉर्मल या स्पेकुलेटिव इनकम टैक्स। हमारे पास दो टाइप के बिजनेसेस है, नॉर्मल इनकम और स्पेकुलेटिव इनकम, बिजनेस की बात कर रहा हूं। तो इसमें हमारे पास एक जो जो सेक्शन है, जो गाइडिंग सेक्शन है, वो 43(5), जो कि गाइडिंग सेक्शन है इस चीज के लिए कि हमें किसी चीज को नॉर्मल बोलना है या स्पेकुलेटिव बोलना है। मैंने आपको बताया था पहले ही, स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है कि एक बंदा पैसे लेके फाइनेंशियल मार्केट में आ गया, अब इसको कुछ भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है, तो ही इज प्लेइंग विद हिज लक। तो इनकम टैक्स ने इस चीज को अपने इंटरेस्ट को सेव गार्ड करने के लिए स्पेकुलेटिव इनकम को डिफाइन कर दिया। रीजन भी, रीजन बताता हूं, रीजन क्या है कि अगर होता क्या है कि अगर मेरे पास एक नॉर्मल बिजनेस है और मेरे पास एक स्पेकुलेटिव बिजनेस है, जो कि हम आगे समझेंगे क्या होता है। आपको पता है स्पेकुलेटिव बिजनेस इज मोर रिस्की, रिस्कियर है। अब नॉर्मल बिजनेस में मेरी इनकम हो गई 3 लाख फॉर एग्जाम्पल, और स्पेकुलेटिव बिजनेस में मेरा लॉस हो गया 3,50,000। अब इस साल का मेरा लॉस कितना हो गया, नेट लॉस, नेट लॉस कितना हो गया 50,000 नेट लॉस। तो मुझे डिपार्टमेंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ने खुद को सेफगार्ड करने के लिए क्या किया, नॉर्मल बिजनेस और स्पेकुलेटिव बिजनेस को सेपरेट किया और एक प्रोविजन डाल दिया कि आप नॉर्मल बिजनेस का गेन और स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस जो उसको आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी ये पोजीशन है ईयर एंड पे, तो आप 3 लाख पे टैक्स दो, जो भी बनता है इसको आप अपने पास रखो। अब अगर नेक्स्ट ईयर में आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस में गेन हो गया, तब आप इसको एडजस्ट कर लेना। इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि डिपार्टमेंट ने खुद को सेफगार्ड कर लिया कि जो भी रिस्की बिजनेसेस है, जो भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस है, तो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस का असर आपके नॉर्मल बिजनेस पे ना पड़े। आप नॉर्मल बिजनेस का अकाउंट सेपरेट बनाओ, स्पेकुलेटिव का सेपरेट बनाओ। अब स्पेकुलेटिव क्या होता है, उस चीज को डिपार्टमेंट ने डिफाइन कर दिया स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस को अपने इस सेक्शन में। क्या लिखा उसमें, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज इंक्लूडिंग स्टॉक और शेयर्स, ये लाइन यहाँ पे रिलेवेंट थी, which is settled periodically या ultimately other than by actual delivery or transfer of commodity। ठीक है, टेक्निकल लिखा है, क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि हम स्पेकुलेशन कब बोलते हैं मार्केट में एक ट्रांजैक्शन को, हम स्पेकुलेशन तब बोलते हैं, और वहां पे वर्ड है इंक्लूडिंग शेयर और स्टॉक, यानी शेयर पे भी एप्लीकेबल है ये। हम तब बोलते हैं स्पेकुलेटिव एक ट्रांजैक्शन को, सपोज मैंने एक आज सुबह शेयर खरीदे, सपोज ए कंपनी के 100 रुपए पे, ठीक है। अब मार्केट में क्या होता है, नॉर्मली आपका जो सेटलमेंट टाइम होता है वो T+2 होता है, यानी आज आपने खरीदे, आपको +2 के बाद ब्रोकर से आपको शेयर मिल जाएंगे। बट मुझे शाम को ही लगा कि ये शेयर ए की प्राइस, आज शाम को ही लगा कि ये शेयर ए की प्राइस 120 रुपए हो गई, ठीक है। तो लेकिन मुझे भी शेयर तो मिले नहीं है, शेयर तो मुझे T+2 के बाद मिलेगी, इसको और बेटर समझते हैं। मैंने यहाँ पे शेयर ए उठाया 100 रुपए का, और ये मुझे मिलना है 1, 2, 3 T+2 में मुझे मिलना है, यहाँ पे मुझे ये मिलेगा। सपोज आज है वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सपोज मुझे फ्राइडे को मिलने हैं ये शेयर, लेकिन वेडनेसडे शाम को ही मुझे लगा कि ये शेयर तो 120 रुपए का हो गया, और मैं क्या करता हूँ, मैं इन शेयर्स को बेच देता हूँ। सपोज मेरे पास 10 शेयर थे, तो मैंने हर शेयर पे 20 रुपए कमा लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ना मैंने शेयर्स की पोजीशन ली, ना मैंने शेयर्स की ओनरशिप ली, मैंने उस चीज को ट्रांसफर किया जो कि मेरे पास थी ही नहीं। तो इसको बोलते हैं सेल और परचेज अदर देन बाय एक्चुअल डिलीवरी। मैंने एक्चुअल डिलीवरी ऑफ शेयर्स यहाँ पे नहीं की, मैंने उस चीज को बेचा जो मेरे पास कभी आने वाला था। अब अगर मैं इसी चीज को फ्राइडे के बाद बेचता, तो फ्राइडे को मेरे पास एक्चुअली शेयर्स आ गए होते मेरे डीमैट अकाउंट ब्रोकर से, तो तब ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं बनती। तो इनकम टैक्स एक्ट ने क्या बोला, इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि अगर आप किसी भी कमोडिटी को, इंक्लूडिंग शेयर या स्टॉक, वहां पे कमोडिटी वर्ड है, एक डेफिनेशन पे वापस आते हैं, अगर आप किसी भी कमोडिटी को अदर देन बाय एक्चुअल डिलीवरी जो है सेल या परचेज करते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब आपको ये चीज समझ आएगी, ठीक है। पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल
which is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery, जहां पे आप एक्चुअली कमोडिटी ट्रांसफर नहीं करते। ये गोल्ड में भी हो सकता है, आपने सुबह गोल्ड का एक ब्रिक ले लिया मतलब उसके लिए पैसे दिए, बट आपने फिजिकली भी गोल्ड लिया नहीं। शाम को आपको लगा कि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया और आपने उसको बेच दिया, तो आप एक ऐसी कमोडिटी को बेच रहे हैं जो आपके पास एक्चुअली नहीं थी। तो उस चीज को इनकम टैक्स ने बोला है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। और उसके बाद जो भी हम ऐसी ट्रांजैक्शन से पैसा कमाएंगे वो होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट में स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन ही डिफाइंड है, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम डिफाइंड नहीं है। तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि जो भी पैसा हम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन से कमाएंगे उनसे जो इनकम जनरेट होगी उसको हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। अब कैच क्या है? कैच ये है कि अगर आपको कोई भी लॉस होगा ऐसी ट्रांजैक्शन से, उसको आप नॉर्मल इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, वहां डिपार्टमेंट का लॉस है। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि क्या क्रिप्टो करेंसी की जो बिजनेस इनकम मैंने ऊपर दिखाई कि हम उसको बिजनेस इनकम दिखा सकते हैं अगर मैं एसटीए कर रहा हूं, सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी, तो क्या वो स्पेकुलेटिव है? क्या वो स्पेकुलेटिव है? वहां पे आपने देखना है कि आपने किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। हमारे पास अभी जो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट, इसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पे एक्चुअल डिलीवरी ऑफ क्रिप्टोज नहीं हो रहा। लाइक हमारे पास बिटकॉइन एफडीज एक कॉन्सेप्ट है, बिटकॉइन एफडी, शायद आपने सुना होगा कि आपसे ये बोला जा रहा है कि आप एफडी में पैसा क्यों भर रहे हो, आप बिटकॉइन एफडी ले लो। यानी आपका जो पैसा है आप प्रिज्यूम करो कि ये बिटकॉइन में है और बिटकॉइन का जो रेट होगा एप्रिसिएशन का वो आपको दिया जाएगा। इट्स लाइक अ बिटकॉइन एफडी। ठीक है, गेन लॉस भी हो सकता है, लेकिन क्या एक्चुअल में आप बिटकॉइन ले रहे हो? आंसर इज नो। आप बिटकॉइन के इक्विवेलेंट एक एफडी बना रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे टेस्ट करूं तो मेरे पास स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन बन जाएगी, बिकॉज आप एक ऐसी चीज को खरीद या बेच रहे हो जिसकी आपने एक्चुअल डिलीवरी कभी ली ही नहीं थी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने सेम डे पे क्रिप्टो खरीदा और बेचा तो वो आपका स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन माना जाएगा, बिकॉज वो आपके अकाउंट में वो क्रिप्टोज ऐड ही नहीं हुए थे। ठीक है, या अगर आपका ऑर्डर भी लगा हुआ है, आपने दूसरा ऑर्डर उसको दूसरे ऑर्डर से कैंसिल कर लिया, आपने उसका रेसिप्रोकल ऑर्डर लगा लिया, उसमें आपने कुछ कमाया, तब भी आपको उसको स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन में दिखाना पड़ेगा। आप उसको नॉर्मल बिजनेस इनकम में नहीं दिखा सकते। अगर आप दिखाएंगे भी तो असेसिंग ऑफिसर को क्या कर सकता है, उसको असेस करके उसको अलग कर देगा आपके नॉर्मल इनकम से। अब उसमें दिक्कत क्या है, अगर असेसिंग ऑफिसर ने कल को ये किया कि उसको स्पेकुलेटिव इनकम में दिखा दिया, उससे होगा क्या, मैं ऑलरेडी बता दिया। इफ असेसिंग ऑफिसर चूज टू ट्रीट सच इनकम एज स्पेकुलेटिव, अगर कल को असेसिंग ऑफिसर ने जब इन ईयर की असेसमेंट उठेगी और जो असेसिंग ऑफिसर है, जो डिपार्टमेंट का आदमी है, अगर उसने चूज किया कि नहीं मैं इसको स्पेकुलेटिव मानूंगा, तो होगा क्या? तब ये होगा कि अगर आपको कोई भी लॉस हुए है स्पेकुलेटिव से, वो आप दूसरी जगह पे एडजस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर मेरा 2 लाख का गेन है और मेरा स्पेकुलेटिव लॉस है 3 लाख का, मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, ये 3 लाख मुझे अपने पास एज इट इज लॉस अगले साल के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पॉसिबिलिटीज असेस की वो देखिए कि हम इसको कैपिटल एसेट दिखा सकते हैं प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल करवा के, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी, कोई स्पेशल इसके लिए पीरियोडिसिटी नहीं है, वही 36 महीने की, वही 3 साल की रहेगी, और लॉन्ग टर्म में 20% पे टैक्स देंगे, शॉर्ट टर्म पे स्लैब में ऐड करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास एसटीए है, अगर मेरे पास सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी है, तो मैं इसको फिर बिजनेस इनकम दिखाऊंगा। बिजनेस में सारे खर्चे बुक कर सकता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लैपटॉप का खर्चा, लैपटॉप की डेप्रिसिएशन, मोबाइल मुझे खर्चा है वो डाल सकता हूँ, कुछ भी जो खर्चे इसके लिए रिलेवेंट है वो सब डाल सकता हूँ। ठीक है, और एक लास्ट और एक रेजिडुअल पार्ट है जो मैंने खुद से ऐड किया है कि इफ बेनिफिशियल टू एसएससी, अगर एसएससी अपनी आईटीआर और अपने टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से ये देख रहा है कि मेरे लिए बेनिफिशियल है इस इनकम को, चूंकि एक नई इनकम है और कोई हेड इसके लिए स्पेसिफाइड नहीं है, आप उसको कैपिटल एसेट ना दिखा के आप इसको अदर सोर्सेज भी दिखा सकते हैं। अदर सोर्सेज में क्या, आपके पास एक सेक्शन होता है 57(3) जिसमें ये बोला जाता है कि अगर कोई भी खर्चा इस इनकम को कमाने के लिए कनेक्शन है, नेक्सस है, कोई लिंकेज है, ठीक है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। यानी मैं सिंपली अपनी क्रिप्टो का गेन या लॉस दिखाऊंगा अदर सोर्सेज में, ठीक है, और मुझे जो भी खर्चा हुआ है ये कमाने के लिए, जो भी मुझे खर्चा हुआ है ये इनकम कमाने के लिए, मैं इसको 57(3) एक सेक्शन होता है जहां पे मैं अदर सोर्सेज के खर्चे डाल सकता हूँ, सब्जेक्ट टू वो अदर सोर्सेज की इनकम और खर्चों का लिंकेज हो, मैं उसको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ अगर मैं मेरे लिए जस्टिफाइबल या मेरे लिए कल को बेनिफिशियल
है। हमारे पास टैक्स में एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि एसएससी के लिए जो बेनिफिशियल है उसको पहली प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, और आई होप कि यहां तक आप इस चीज की टैक्सेबिलिटी को समझ गए होंगे। अब एक लास्ट पार्ट है, वो है रेगुलेशन। वो क्या पार्ट है मेरे पास कि अभी आप पढ़ रहे होंगे न्यूज में कि गवर्नमेंट अब एक्सप्लोर कर रही है कि हम इस चीज को रेगुलेट करें, बिकॉज ये चीज नई है, इसके लिए कोई लॉ एस्टेब्लिश्ड है नहीं, कोई लॉ नहीं है, तो हर कोई जो एस्टेब्लिश्ड लॉ है उसके हिसाब से उसको फिट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो प्रेसिडेंट्स पुराने हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं उनको हम यूज करके लॉ निकाल रहे हैं। लेकिन हमारी कंट्री का अप्रोच क्या रहा इसके लिए पहले से, उसका एक एनालिसिस हमने किया है फटाफट से। पहला फेज था इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब है जो हो रहा है हमारे लिए कोई रेलेवेंट नहीं है। तो पहले हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया में फल फूल रही थी, लोग खरीद रहे थे, बेच रहे थे, तो इसके बारे में हमारी कंट्री इंडिफरेंट थी। यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही थी इसके लिए, यहाँ पे कोई इसके लिए गवर्नमेंट कुछ सोच नहीं रही थी। गवर्नमेंट ना पॉजिटिव रेस्पॉन्स था ना नेगेटिव रेस्पॉन्स था, लोग फ्री थे, खरीदे बेचे जो भी करे। तो पहला फेज हमारा था इंडिफरेंस का। दूसरा फेज कब शुरू हुआ, जब इंडिफरेंस फेज खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ इंडिया में? उसके बाद इंडिया में ये हुआ कि आरबीआई जो कि हमारी मॉनेटरी जो पूरा सिस्टम है उसका कस्टोडियन है, ठीक है, हमारा मनी सिस्टम जो है उसका कस्टोडियन है, आरबीआई को ये नोटिस में आया कि बहुत हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हमारे है उसका बहुत सारा पैसा जो है, बहुत सारा बहुत बड़ा वॉल्यूम है, वो तो क्रिप्टो में चला गया है, बिकॉज लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने बोला जो भी फाइनेंशियल सर्विस फर्म्स है लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड कंपनीज, जो भी बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज है, उनको बोला कि आप क्रिप्टो करेंसी में डील नहीं कर सकते। तो आरबीआई ने जो हम बोल सकते पहला जो रेगुलेटरी जो भी आया ऑर्डर, वो ये आया कि आरबीआई ने बैंक्स या अपना जो फाइनेंशियल कंपनीज है उनको बोला कि आप क्रिप्टो में डील मत करो। ये फेज आया, ठीक है। ये चीज चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट में कि जबकि कोई लॉ ही नहीं है तो आप उसको कैसे बाहर कर सकते हो। तो 2018 का ऑर्डर जो है 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉश कर दिया, ठीक है। ये कॉश हो गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो ऑर्डर है ये इनवैलिड है, बिकॉज कोई लॉ इसके लिए नहीं है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आया कि लोग इन्वेस्ट करते जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो आरबीआई का ऑर्डर था उसको कॉश कर दिया। अब जरूरत क्या हुई, गवर्नमेंट को जरूरत हुई रेगुलेट करने की, रेगुलेशन में लाने की, बिकॉज पैसा भी है, कोई जो जो सर्कुलर था वो भी हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पैसा भी मार्केट्स में है, तो गवर्नमेंट को नीड जो हुई वो नीड फील हुई रेगुलेशन की। इससे पहले अगर मैं एक और चीज यहाँ पे जोड़ूं रेगुलेशन के बीच में और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कैंसिलेशन के बीच में, उसको हम बोल सकते हैं सेंसरशिप वाला फेज। सेंसरशिप वाला फेज में क्या होता है कि गवर्नमेंट लॉ के थ्रू पुश नहीं करती, गवर्नमेंट एक इनफॉर्मल वार्निंग देती है। लाइक आपने देखा होगा अभी रिसेंट टाइम्स की ये बात है, कोई पुरानी बात नहीं, 1.5 महीने की, आरबीआई ने एडवाइजरी निकाली कि आपको अगर क्रिप्टो खरीदनी है या बेचनी है आप अपनी मर्जी पे खरीदो। तो यहाँ पे इस फेज को क्या कहते हैं, इसको सेंसरशिप कहते हैं, जहां पे गवर्नमेंट लीगली आपको कुछ नहीं बाउंड नहीं कर रहा, लेकिन इस एक्टिविटी को सेंसर कर रहा है थ्रू जो वार्निंग्स है, थ्रू ऐसी चीजें है। सेंसरशिप का एक और प्रूफ क्या है कि गवर्नमेंट ने सारे जो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उनको बोला कि आप अपने एड्स बंद करो, आप अपने एड्स जो ऑन एयर कर रहे हो उसको बंद करो, बिकॉज ये लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये भी एक सेंसरशिप वाला फेज 4 है। तो अगर हम सेंसरशिप को फेज 4 माने, फिर फेज 5 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम रेगुलेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब एक लास्ट स्लाइड में समझते हैं कि गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करती है, ठीक है। तो ये लास्ट स्लाइड है मेरी आज इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो रेगुलेशन में क्या होता है, रेगुलेशन एरा में क्या होता है? रेगुलेशन एरा में ये होता है कि गवर्नमेंट के पास, मैं आपको ऐसे कह सकता हूं कि एक ये मेरे पास एक बैरोमीटर है जिसमें सबसे एक्सट्रीम स्टेप है प्रोहिबिशन, कि मैं इसको कंप्लीट बंद करूं। ये एक्सट्रीम स्टेप होता है प्रोहिबिशन, जैसे कि कुछ कंट्रीज ने किया है। अगर हम इस साइड से एक्सट्रीम स्टेप पे आए तो यहां से एक्सट्रीम स्टेप होता है लीगलाइजेशन। आप इसको करेंसी मान लो, जैसे आपकी रुपी है वैसी कल को बिटकॉइन हो जाएगी। जैसे आप मार्केट जाके दूध, चाय, पानी, प्रोडक्ट, गाड़ियां सब कुछ बिटकॉइन खरीद सकते हो पैसे से, आप कल को बिटकॉइन से खरीद लो। तो इस चीज को बोलते हैं लीगलाइजेशन। ये भी एक और एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम है। दो एक्सट्रीम तरीके होते हैं इसको डील करने के। तो हमारे पास एक कंट्री है एल सल्वाडोर जिसने इसको रेगुलेट किया, बाकायदा बिटकॉइन टी बनाई, और वहां पे आप जैसे आप यहाँ पे गूगल पे से पेमेंट करते हैं वैसे आपको बिटकॉइन की पेमेंट स्कैन करके आपके पास बिटकॉइन वॉलेट में है आप उसको कर दो।
तो ये दो एक्सट्रीम, ये दो रेस्पॉन्सेज है गवर्नमेंट्स के, ठीक है। इसके बीच में आता है रेगुलेशन, जहां पे आप इसको लीगलाइज नहीं करते, अलो करते हैं, ठीक है, और प्रोहिबिट नहीं इसको करते, ठीक है, इसको प्रोहिबिट नहीं, इसको करते हैं रेगुलेट, इसको एक्चुअली रेगुलेट ही बोलते हैं, यानी आप करो विद रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब इसमें भी जो हमारी कंट्री है उसका रेस्पॉन्स कहां पे है, उसका रेस्पॉन्स कहीं यहां पे है, इस चीज को समझिए। अभी जो ड्राफ्ट बिल है उसका रेस्पॉन्स कहीं यहां पे है, वो रेगुलेशन से कम है और प्रोहिबिशन से ज्यादा है, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो ऑर्डर आएगा, जो ड्राफ्ट बना हुआ है बिल का, वो ऐसे होगा, प्रोहिबिटिव रेगुलेशन, मतलब कि क्रिप्टो करेंसीज प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड है एक्सेप्ट, यानी जर्नल लॉ है कि प्रोहिबिटेड है, लेकिन कुछ केसेस में हम उसको अलाउ करेंगे। इसको हम बोलते हैं प्रोहिबिटिव रेगुलेशन, जहां पे रेगुलेट कर रहे हो लेकिन आपका फोकस प्रोहिबिशन पे है। अभी हम यहाँ पे है, जो ड्राफ्ट लॉ है और जो पास होने वाला है, जो आएगा, जब एग्जैक्ट ड्राफ्ट शेयर होगा तब सब उस पे एनालिसिस करेंगे। अभी जो हमने सुना, देखा, समझा है, वो ये है कि प्रोहिबिटिव रेगुलेशन है, मतलब कि जर्नली प्रोहिबिटेड है लेकिन एक्सेप्शंस में अलाउड है, और होगा धीरे धीरे, क्या होगा, धीरे 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 ओवर द टाइम, बिकॉज एक नया कॉन्सेप्ट है, सबको इवेंचुअली तो एक्सेप्ट करना ही है। इवेंचुअली लीगलाइज तो नहीं होगा, जो कल एफएम ने बोला भी है कि लीगलाइज कभी नहीं हो सकता, वो चीज आप छोड़ दीजिए, आरबीआई से हम फाइनेंशियल वो नहीं ले सकते। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ ऐसा होगा कि क्रिप्टो करेंसी इज एक्सेप्टेड, इज अलाउड, एक्सेप्ट, वहां पे आप एक्सेप्शंस देंगे, कहां कहां पे अलाउड नहीं है, डिफेंस में अलाउड नहीं है, यहाँ पे अलाउड नहीं है, बैंक्स में अलाउड नहीं है, लेकिन जर्नल लॉ जो होता है वो एक्सेप्टेंस का होगा। तब हम उसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्टेड रेगुलेशन, जहां पे आपने अलाउ कर दिया कुछ चीजों को छोड़ के। अभी जो इंडिया का मूड है वो ये है, जहां पे आप प्रोहिबिट कर रहे हैं कुछ चीजों को छोड़ के, ठीक है। तो ये अभी गवर्नमेंट का माइंडसेट है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन न्यूज सर्कुलेट हुई थी कि गवर्नमेंट टू बैन क्रिप्टो करेंसी, जब बैन वर्ड आया था उस दिन इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है 30% डाउन हुई थी, लेकिन वो सिर्फ इंडियन एक्सचेंज पे हुई थी, ग्लोबली कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे से ये जो हेडलाइन है वो चेंज हो गई, या तो चेंज करवा ली गई थ्रू क्रिप्टो ट्रेडर्स, उनका भी इन्फ्लुएंशियल लॉ भी है। उसके बाद जो हेडलाइंस आती गई मार्केट में वो ऐसे आती गई कि गवर्नमेंट टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी, और ये चीज जो है प्रोहिबिट रेगुलेशन एक्सेप्ट वाला, ये बार बार आप देखेंगे न्यूज में फ्लैश हो रहा है, बिकॉज इसका और इसका मतलब बहुत ही डिफरेंट जाता है। बैन वर्सेस रेगुलेट का अभी जो चल रहा है डिबेट, वो यही चल रहा है। तो एक चीज तो सर्टेन है कि ना हम यहाँ पे है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा हमने बोल दिया, और ना हम यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे भी हम नहीं है। हम अभी इंडिया अभी जिस डब्बे में है वो इस वाले बॉक्स में अभी काम कर रहा है, ठीक है, और यहां से हम आएंगे इधर तक, बिकॉज क्रिप्टो इज हियर टू स्टे, ठीक है। तो विद ऑल दीज कमेंट्स हम आज का टॉपिक वाइंड अप करते हैं। तो ठीक है, एक डिस्क्लेमर कि ना तो ये हम क्रिप्टो करेंसी क्या खरीदना बेचना सॉलिसिट कर रहे हैं, ना हम इस क्रिप्टो करेंसी को रिकमेंड कर रहे हैं, और ना ही हम किसी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी फैक्ट्स है आपके सामने रख दिए, टैक्सेशन का एस्पेक्ट आपके साथ शेयर किया। आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और आप में से जो लोग अभी कर रहे हैं, रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, वो इन चीजों को कंसिडर करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करें, जब तक इसके लिए कोई सॉलिड सा लॉ नहीं आता, बिकॉज अभी हमारे पास कोई लॉ नहीं है। बिल जब पास होगी, अगर उसके बिल के कॉन्टेक्स्ट में कोई चेंज होंगी तो आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। तब तक के लिए ठीक से रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।